मंच पर उपस्थित इस प्रदेश सभा के सम्माननीय अध्यक्ष जी, माननीय महामंत्री जी, इस अंचल के माननीय उपसभापति जी, माननीय संयुक्त मंत्री जी, मंच पर विराजे हुए महासभा के कार्य समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण, मंच पर विराजी हुई महिला संगठन की राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, प्रदेश पदाधिकारीगण, युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश सभा के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और मंच के सामने समकक्ष सम्मानित श्रद्धेय सदन, परम सम्मानित हीरालाल जी साहब मालू, इस प्रदेश सभा के कई पूर्व अध्यक्ष विराजे में और उस प्रदेश के सारे मूर्धन्य आप सभी सुधी सदस्यों को मैं हृदयपूर्वक नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि पहले तो मैं आपसे करबद्ध क्षमा प्रार्थना चाहता हूं कि बैठक प्रारंभ होने के कुछ देर बाद मैं यहाँ आ पाया, क्योंकि आपने ये काम में लगा दिया था कि इस काम को पूरा करके फिर आप आइए। फिर कुछ कार्यकर्ताओं के आग्रह दुराग्रह के चक्कर में कुछ लेट हुआ, इसके लिए मैं आपसे हृदयपूर्वक माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि मुझे बैठकों में लेट आना या ये सारी चीज़ें स्वभाव में नहीं है। और आते ही काका जी ने कान पकड़ा कि समय का डंडा चलाने वाला खुद लेट कैसे आ रहा है, तो मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि भाई इस काम में थोड़ा सा लेट हो गया था। तो मैं समझता हूँ उन्होंने हृदयपूर्वक माफ़ किया और आपके काम को पूरा करके आए हैं, इसलिए आप सब लोग भी माफ़ करेंगे। महाराष्ट्र प्रदेश में प्रदेश की कार्यकारी मंडल की बैठक में मेरे ख्याल से एक बार औरंगाबाद में बैठक हुई थी, उस बैठक में मैं आया था और उसके बाद में प्रदेश की कार्यकारी मंडल की बैठक में पहली बार आने का काम पड़ा है। तो पहले तो मैं आप सब लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने महासभा के प्रतिनिधि के नाते, महासभा के नुमाइंदे के नाते मुझे इस बैठक में आने का, विचार रखने का और आप सबके विचार सुनने का अवसर दिया। आपके कार्यव्रत को मैंने पूरा देखा, पढ़ा, कल भी आपसे बातचीत हुई। थोड़ा सा विस्तार से 2-3 विषय मैं आपके समक्ष लेना चाहता हूँ। हम जितने भी कार्यकर्ता यहाँ विराजमान हैं, कल जितनी भी हमारी बातचीत हुई वो सामान्य वर्ग के लिए बातचीत थी। समाज के सर्वसामान्य लोग आए हुए थे, महिलाएं थी, युवा थे। उस परिप्रेक्ष्य में हमने जितनी भी बातें की, आज मैं शुद्ध रूप से संगठनात्मक चर्चा आपसे करना चाहता हूँ और संगठनात्मक विषय पर ही अपन बात करेंगे, तो मेरे ख्याल से अपनी बातचीत सार्थक होगी। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि संगठन क्या है या संगठन क्यों बनाया जाता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये एक सेरेमोनियल काम है, विजिटिंग कार्ड, लेटर पैड के लिए बहुत सारे लोग पदों पर आते हैं और उसको छपाकर दुनिया भर का उसका उपयोग दुरुपयोग करते हैं। लेकिन संगठन की डेफिनेशन जानने के लिए हम सब लोगों को स्वाध्याय करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने संगठन के बारे में बड़ी शानदार 2 पंक्तियों में अपनी बात को कहा, समान विचारधारा के लोग समान उद्देश्य की पूर्ति को लेकर जब संगठित रूप से काम करते हैं वो संगठन होता है। निश्चित रूप से हम जो महेश्वरी समाज का संगठन बनाकर, चाहे वो अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा हो, प्रदेश सभा हो, हमारी जिला सभा हो, हमारी तालुका सभा हो, हम सभी लोग समान विचारधारा के, एक जाति समाज के लोग समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित रूप से प्रयास कर रहे हैं। यही हमारा संगठन है। इस बात को हमको सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि संगठन क्या है। हमारे यहाँ संगठन को लेकर बड़े मिसकंसेप्शन है। सबको लगता है कि भाई प्रदेश सभा के अध्यक्ष है तो इनके कोई 2 पंख ज़्यादा लगते होंगे, महासभा के अध्यक्ष महामंत्री है तो उनके शायद 4-4। यहाँ कोई स्टार सिस्टम नहीं है कि थानेदार होगा तो 1 तारा है, डिप्टी होगा तो 2 है, एसपी होगा तो 3 है। यहाँ सभी कार्यकर्ता है, केवल उनके पास दायित्व है। आप भी समानांतर दायित्व के कार्यकर्ता है। इस भाव को हमको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मैं जिन चीज़ों को समझ पाता हूँ और जिन चीज़ों को देश भर में घूमने के बाद मैं समझता हूँ, संगठन में अभी सबसे बड़ी बीमारी जो मेरे ध्यान में आती है और संगठन के हम सारे सामान्य कार्यकर्ताओं को ध्यान में आनी चाहिए, संगठन में अभी सबसे बीमारी है प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल नाम के जो वेस्टर्न शब्द ने हमारे पूरे संगठन के स्ट्रक्चर की बैंड बजा दी। हमारे यहाँ प्रोटोकॉल नाम का कोई सिस्टम कभी था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं, क्योंकि हम जिस समाज रचना से आते हैं, जिन भगवान की वंशोत्पत्ति के नाते हम उनके नुमाइंदे, यहाँ उनकी नुमाइंदगी के नाते महेश्वरी समाज में हमने जन्म लिया है, हमारा प्रोटोकॉल ये है
कि हम अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, दूसरे सबकी बातों को, विचार को लेते हैं और उसमें ग्राह्य विचार को लेकर उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। संगठन में केवल इतना ही प्रोटोकॉल है, इसके अतिरिक्त संगठन का किसी प्रकार का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। और इस प्रोटोकॉल की बीमारी ने, फला व्यक्ति को लगता है कि यार प्रोटोकॉल में मेरा नंबर आना चाहिए, मुझे माला पहनाना चाहिए, मुझे अमुक स्थान पर बैठाना चाहिए, मुझे इतना समय दिया जाना चाहिए। मैं उन सारे लोगों से आज 1 to 1 बात करना चाहता हूं कि हमारा प्रोटोकॉल काम है। इस संगठन में अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा बनाते वक्त हमारे पुरोधाओं ने, हमारे पूर्वजों ने जिस विचार को लेकर इस संगठन का निर्माण किया होगा, तब उनके दिमाग में प्रोटोकॉल नहीं था। एक जाजम पर बैठकर इस संगठन की शुरुआत होती थी, सभी लोग गोल में बैठते थे, किसी तरह का कोई अतिरिक्त मान सम्मान नहीं होता था। आजकल जो ये प्रोटोकॉल की बीमारी हुई है, उस प्रोटोकॉल की बीमारी के कारण, सम्मान की अतिरिक्तता के कारण पदों की होड़ और पदों के ऊपर झगड़ा चालू हो गया कि जब ये साधारण आदमी बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता, इसको इतना मान सम्मान मिलता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता। इसलिए सारे संगठनों में इस झगड़े का मूल कारण सम्मान की अतिरिक्तता है। यदि हम सम्मान की अतिरिक्तता की जगह संगठन के जितने भी जिलाध्यक्ष यहाँ हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, मैं आप सब लोगों से भी 1 to 1 बात करना चाहता हूँ। हम सब लोगों को ये ध्यान करना चाहिए कि हम कार्यकर्ता के सम्मान के साथ उसके काम का आकलन करने के लिए ये प्रदेश की कार्यकारी मंडल की बैठक में बैठते हैं। आप सब लोगों का ये दायित्व है कि आप प्रदेश के, अपने जिले के, अपने स्वयं के और व्यक्तिगत समर्पण का, व्यक्तिगत आकलन का आज यहाँ आपको रिपोर्ट कार्ड रखना चाहिए कि मैं अपने आप को इस मार्क्स पे पाता हूँ। केवल सुझाव देने से, केवल बात करने से काम नहीं हो सकता। आपके प्रदेश में 22 जिले हैं, 156 तहसीलें हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा स्वयं, महासभा से एफिलेटेड, संबंधित, स्नेह रखने वाले 22 देशों के सारे संगठनों को यदि मिलाएं तो सबसे बड़ी प्रदेश सभा आज की तारीख में महाराष्ट्र प्रदेश सभा है। इस बात के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, गर्व और गौरवान्विति महसूस करता हूं। और निश्चित रूप से जो टीम वर्तमान में काम कर रही है, मैं इस बात के लिए भी उनको साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि घूमने फिरने में इन्होंने कोई कमी नहीं रखी, प्रवास में इन्होंने कोई कमी नहीं रखी। कोरोना काल भी था, लगातार इनसे फ़ोन पर बात होती थी, भाऊ आज यहाँ आ गया, भाऊ आज वहाँ आ गया, कोरोना है तो भी मैंने ये कर लिया। इनके 2 शौक है, एक घूमना, दूसरे पैसे इकट्ठे करना। इन 2 शौक की पूर्ति के लिए ही ये काम करते हैं। इसके लिए ये मेरा धन्यवाद भी मान लें, मेरा उलाहना भी मान लें। धन्यवाद इस बात का कि आप 60 लाख से 6 करोड़ पर पहुंचे, उलाहना इस बात का कि आपके 22 प्रदेश सभाओं की स्थिति, 22 जिला सभाओं की स्थिति क्या है, उस पर भी हमको बात करनी बहुत आवश्यक है। 22 में से कितने जिलाध्यक्ष यहाँ आए हैं, अपने स्थान पर यदि है तो खड़े हो जाएं। यदि 22 के 22 आए हैं तो कितने जिलाध्यक्ष आए हैं वो मैं जानना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से 2-3 जिलाध्यक्ष कम है क्या? सुबह चले गए। बिरा जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश मंत्री जी और विभागीय जितने भी उपाध्यक्ष और मंत्रीगण हैं, प्रदेश की कार्यकारिणी बैठक की रचना कैसी होनी चाहिए, प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक हमको कैसे करनी चाहिए, ये दूसरी बैठक आप कर रहे हैं। अच्छा होता कल रात को जो लोग आए, पहले तो मैं उन लोगों को और कोल्हापुर जिला सभा को, आदरणीय भिकूलाल जी को, बिड़ला परिवार को, श्रीकांत जी को, मालानी जी को, सभी लोग जो यहाँ की जिला सभा से जुड़े हुए हैं, आपकी शानदार आतिथ्य, शानदार स्वागत, शानदार कार्यक्रम के लिए मैं पूरी सदन की ओर से आपको धन्यवाद के साथ में ये उलाहना देना चाहता हूँ कि इतना भी कार्यक्रम संपन्नता से साथ नहीं करें कि अगली किसी जिला सभा को कार्यक्रम करने में 17 बार सोचना पड़ता। जब कार्यक्रम बहुत बड़े बेंचमार्क पर होता है तो छोटी जिला सभा, जो हमारी जैसी गरीब जिला सभाएं, वो सोचती है यार इन 60 लोगों के लिए व्यवस्था कहाँ से करनी रही, इतना भव्यतविता कहाँ से करनी रही। इसलिए आपको आभार के साथ मेरा उलाहना है, कार्यक्रमों में सादगी के साथ सौम्यता का निश्चित रूप से एक प्रतिशत तय होना चाहिए कि हमारे समय में कितना कितना काम हमको कैसे कैसे करना है। इसलिए मेरे धन्यवाद के साथ एक छोटा सा विनम्र निवेदन भी मैं आपको करना चाहता था। आपने बैठक की
मैं समझ नहीं पाया कि आपके आंचलिक जो भी आप जिसको विभागीय उपाध्यक्ष और संयुक्त मंत्री की संज्ञा देते हैं, आपके विभागीय उपाध्यक्ष और संयुक्त मंत्री का यहाँ प्रेजेंटेशन होना चाहिए था कि उन्होंने अपने विभाग में कितना काम किया, उन्होंने अपने विभाग में कितने दौरे किए, उनके संबंधित विभाग के मान लीजिए 5-5 उनके जिले आते हैं, उन जिलाध्यक्षों के और वहाँ के कार्यकारी मंडल के जितने भी हैं उनकी विभाग से बैठक होनी चाहिए कि 1 घंटा वो विभाग से बैठेंगे, अपने विभाग की पूरी बातों को आपके प्रांतीय टीम के समक्ष लाएंगे, उसके बाद में सदन में हम चर्चा करेंगे। ये अगली बार से, मैं जब आपके जलगांव बैठक में आया था, संजय जी ने मुझे बुलाया था, उस बैठक में मैंने आपको ये सुझाव दिया था। उस सुझाव को कुछ दिन तो आपने अमल में भी लाए थे, लेकिन बाद में अपने यहाँ उत्सव धर्मिता में अमल से कब वो बेदखल हो जाता है इसको हम ध्यान नहीं कर पाते हैं। इसलिए केवल आपको याद दिला रहा हूँ कि हमको विभागीय पदाधिकारी, उसमें विभाग का युवा संगठन का पदाधिकारी भी हो, उसमें विभाग की महिला संगठन की पदाधिकारी भी हो, आपके उपाध्यक्ष और संयुक्त मंत्री भी हो, और अध्यक्ष जी, मंत्री जी, आप उनसे रिपोर्ट लें कि भाई तुम्हारे विभाग में यदि वहाँ का विभाग उपाध्यक्ष, विभाग का संयुक्त मंत्री दौरों में आपके साथ नहीं है, अंचल के भ्रमण में आपके साथ नहीं है, वो प्रत्येक कार्यकर्ता से संवाद नहीं करता है, उसको स्वयं को ये पता नहीं है कि मेरे यहाँ स्थिति क्या है, आपके कितने आंचलिक उपाध्यक्ष यहाँ विराजमान हैं और किस किस अंचल में कौन कौन सा जिला आता है ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने जो पूरे प्रदेश के जिलों की सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की स्थिति देखी है, मैं बहुत खेद नहीं व्यक्त करना चाहता, क्योंकि संख्या में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छा काम किया। भाई संजय जी को जो आपने लगाया है सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में, दिन रात लगे रहते हैं, दिन रात एक काम करते हैं और अपने काम को 100 आउट ऑफ 100 काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी सबसे पहले तो रत्नागिरी जिला, कौन है रत्नागिरी जिले से, रत्नागिरी जिले से, इनके लिए तालियां बजानी चाहिए, इन्होंने 80% काम पूरा किया है सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का। जलगांव जिला, संजय जी का खुद का जिला, 95% काम पूरा है, जोरदार तालियां इस जिले के लिए भी होनी चाहिए। लातूर जिला, लातूर जिले से, लातूर जिले के लिए सबसे जोरदार तालियां, 100% काम इनका पूरा है, कंप्लीट इन्होंने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के पूरे डेटा को कंप्लीट किया है। उसके बाद में आपके अध्यक्ष जी का उस्मानाबाद जिला और हमारे तोषनेवाल जी का परभनी जिला, सांगली भी है 100%, सांगली जिले ने भी काम जो किया है 100 आउट ऑफ 100। उसके बाद में उस्मानाबाद और परभनी जिले ने भी 90% काम पूरा किया है। इस प्रकार से आपके 22 में से 8 जिले ऐसे हैं जिन्होंने अबोव 80% काम किया है। ऐसे 8 जिले हैं जिनका मैंने नाम लेकर आपको बताया है। उन 8 जिलों के कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से आप जब यहाँ बैठक करें, उन सभी लोगों को अवसर दें, उनकी बात को सुने, ताकि उन जिला के लोगों को पता चल सके जो केवल बहाना करके काम नहीं करते कि भाऊ आज तो ब्याह आएगो, काल श्राद्ध आएगो, परसों फलानो आएगो, मैं प्रयास बहुत करो, लेकिन ईमानदारी से जो काम नहीं करता है उसके लिए 100 बहाने हैं, काम करने वाले के लिए कोई बहाना नहीं है। ऐसे लोगों को आपको मंच पर बुलाकर अवसर देना चाहिए ताकि उन लोगों को साइलेंट मैसेज चला जाए कि यहाँ काम की पूजा है। आपके यहाँ 8 ऐसे जिले हैं जिनके नाम मैं इसलिए नहीं लूँगा, वो जिलाध्यक्ष और वहाँ के कार्यकर्ता मन में इस बात को समझ जाएं। 8 ऐसे जिला है जहाँ 50% से 60% के बीच में ही काम हुआ है। इतना समय, इतना भ्रमण, इतना काम, गांव-गांव आपका जाना, एक एक व्यक्ति से संपर्क, इतनी बड़ी संख्या में सत्कार मूर्तियों का आना, उनके परिवार का आना, हमारे कार्यकर्ताओं का आना, इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित होना, और यदि काम का पूर्ण नहीं होना तो आप मानकर चलिए कि हमारी गवर्नेंस बहुत है लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पा रही है। इस बात को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए प्रोडक्टिविटी बहुत आवश्यक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, उसमें अध्यक्ष मंत्री की गलती मैं नहीं मानता। आपके जो भी नीचे के पदाधिकारी हैं, आपके सफल जिस विभाग से जो कार्यकर्ता है, जो जिलाध्यक्ष है, आपके 6 जिले ऐसे हैं जिन जिलाध्यक्षों का मैं जरूर नाम लेना चाहूँगा कि 6 जिलाध्यक्ष ऐसे हैं जिसमें सतारा, रायगढ़, नासिक, उमेश जी, हाँ सुनिएगा, आप भी सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, जालना, बीड़ और हिंगोली, जिन जिलों के मैंने नाम लिए हैं, इन सारे जिलाध्यक्षों के लिए भी ताली बजाएं। 40 से 50% तक का ही काम हुआ है। ये ताली इसलिए
कि आपकी इस तालियों के भार से इनको ये ध्यान में आएगा कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के लिए केवल ऐसे ही पीछे नहीं पड़े हुए हैं। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का एक महत्व है। उस महत्व को यदि आप समझें तो महाराष्ट्र में जो आज की तारीख में मैं स्थिति देखता हूँ, युवा संगठन को भी मेरा निवेदन है, महिला संगठन को भी मेरा निवेदन है कि केवल हम सभा के भरोसे युवा संगठन उन जिलों में सहयोग करे, महिला संगठन उन जिलों में सहयोग करे कि इस काम को लक्ष्य आधारित पूर्ति करना है। हमको आने वाले 1.5 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में हम अगली बैठक की तिथि तय करते हैं। जसपाल भट्टी का एक कार्यक्रम आता था, जसपाल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसमें उनके कार्यक्रम का जो मॉरल ऑफ द स्टोरी होता था कि साहब आज बड़ी भयंकर जबरदस्त हमारी मीटिंग हुई, कि मीटिंग में क्या हुआ, अगली मीटिंग की तारीख तय हुई। यदि केवल अगली मीटिंग की हमको तारीख तय करनी है और उसको प्रोडक्टिव तारीख तय नहीं करनी है, आप इन जिलाध्यक्षों को पाबंद करिए कि अगली बैठक से पूर्व अबव 80% के काम में आपका नाम आना चाहिए, बाई हुक एंड कुक। इसके लिए किस तरह से प्रयास करना है, किन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देनी है, किन पदाधिकारियों को लगाना है, ये ड्यूटी आज एलोकेट करिए। जो आदरणीय काका जी ने कहा कि हमारा एजेंडा इतना जल्दी पूरा हो जाता है, वास्तव में एजेंडा इतना जल्दी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको अभी तक वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वर्क की पूरा उसको माइक्रो एनालिसिस करना है, तब जाकर के हम संगठनात्मक रीति नीति पद्धति को पूरा कर पाएंगे। तो ऐसे 6 जिले जिनका काम बिलो 50% है, ऐसे 8 जिले जिनका काम अप टू 60% है, उन जिलों को मेरी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है, यदि आप अपने काम को पूरा करेंगे, आप अपने काम को 80% प्लस करेंगे, तो हर जिले में हम आवास योजना लागू कर सकते हैं। हर जिले में इतने सक्षम आपके पदाधिकारी बैठे हैं जो धन संग्रह करने में, मतलब पैसा इकट्ठा करने की मशीन की तरह जो काम करते हैं, तो निश्चित रूप से ये लोग आने वाले समय में ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस को हर जिले में आप लागू कर सकते हैं। आप अपने जिलों में ये टारगेट दीजिए, सबसे पहले जिन जिलों ने 100% काम किया है, आज आप इस प्रस्ताव को लीजिए कि उन जिलों में सामूहिक मेडिक्लेम योजना को हम लागू करेंगे और अगली कार्यकारिणी की बैठक से पहले उसके प्रीमियम को चाहे प्रादेशिक ट्रस्ट के माध्यम से, चाहे बांगड़ मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से योजना का लाभ लेते हुए हम उन परिवारों को जिनकी 3 लाख से कम आय है, उनको सामूहिक मेडिक्लेम योजना का हम प्रस्ताव लें। ये आज की बैठक में आपको लेना चाहिए, ताकि दूसरे जिलों में ये ध्यान आए कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के लिए ऐसे ही डंडा लेके पीछे नहीं पड़े, उसके पीछे कुछ कारण हैं। आज जो चीज़ें, आप भी उस बैठक में मौजूद थे कि बहुत सारे लोग मिस डिक्लेरेशन करते हैं, बहुत सारे लोग प्रॉपर जानकारी नहीं देते, लेकिन किसी भी, हम लोग बिजनेस करते हैं, अभी हार्दिक जी अपनी बात कह रहे थे, जो लोग यहाँ बैठे हैं मैं देखता हूँ महाराष्ट्र में सभी लोगों का अच्छे क्वांटम का बिजनेस है। बिजनेस में सक्सेसफुल आदमी वही हो सकता है जिसका स्टैटिस्टिक्स मजबूत हो, जिसके पास में डेटाबेस मजबूत हो, जिसके पास आंकड़ा मजबूत हो। अब वो व्यापार का तरीका चला गया, वो समय चला गया, क्यों साहब आपा तो सौदो बस खाली बादल देख करके जिस तरह बीकानेर में सौदे करते थे, अब उस तरह के सौदे चलते नहीं हैं, वो व्यापार चलते नहीं हैं। इस तरह से हम यदि कोई भी संगठनात्मक काम करना चाहते हैं और उसको 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट पर लाना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है हमको अपने ज़िले की स्टैटिस्टिक्स मजबूत करनी चाहिए। कई सारे लोग अभी मेरे आने के बाद में भी मैंने देखा, हम जिलों को लेकर, जिलों की बात को लेकर, संख्यात्मक प्रतिनिधित्व को लेकर, मुझे जो बात बाद में लेनी थी लेकिन विषय पहले आ गया इसलिए पहले ले लेता हूँ। महासभा केवल सीटों के बंटवारे का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, महासभा केवल सीटों को लेकर बनाया गया संगठन नहीं है। महासभा, जिला सभा, प्रदेश सभा, तालुका तहसील सभाएं, युवा संगठन और महासंगठन, ये महिला संगठन, ये केवल सेरेमोनियल और सिंबॉलिक संगठन नहीं है। इस संगठन का मूल उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, समाज के अंतिम व्यक्ति के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना और समाज के हर उस परिवार में अवसरों की समानता देना जिसको प्रकृति ने अवसरों की समानता के लिए अवसर नहीं दिए। ये जिम्मेवारी समाज संगठन की है कि उनको अवसरों की समानता दें। उन सबसे फोकस हटाते हुए हमारे कार्यकर्ताओं को दिमाग में एक ही बात आती है कि नया जिला बनेगा तो सीट बढ़ेगी। जैसे अभी उन्होंने बताया कि छोटे प्रदेशों में सीट ज़्यादा होती है, बड़े प्रदेशों में कम होती है। माफ़ करिएगा बंसाली जी, उस बैठक में आप भी होंगे, उस बैठक में आदरणीय काका साहब भी होंगे, आदरणीय घनश्याम जी भाई साहब भी होंगे, और हम में से आदरणीय अशोक भाई साहब, और कितने सारे नाम मैं ले सकता हूँ। उस बैठक में मैं भी महासभा के कार्यकर्ता के नाते उपस्थित था जब इस विधान का संशोधन किया गया, जब छोटे प्रदेशों के बड़े प्रदेश की बात की गई।
सर्वानुमति से यह प्रस्ताव पारित हुआ कि वहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, संख्यात्मक प्रतिनिधित्व को देखते हुए, सिक्किम एक ऐसा जिला है, पश्चिम बंगाल इतना बड़ा प्रदेश है भौगोलिक दृष्टि से, मैं आपको कह रहा हूं जिस बाड़मेर जैसलमेर जो हमारे प्रदेश में आता है, विश्व के 108 देशों से बाड़मेर जैसलमेर जिला बड़ा है। विश्व के 108 देश उससे छोटे हैं, क्योंकि इतना लंबा उसका फैलाव है। इसलिए यह तय किया गया कि मिनिमम सीट, ताकि मिनिमम सीट से कम 50-100 किलोमीटर के एरिया में तो एक महासभा का कार्यकारी मंडल का सदस्य रहे, जो महासभा की रीति नीति पद्धति को समाज के सामान्य परिवारों के बीच में ले जा सके। इसमें एक फार्मूला लागू था, जो दहाड़ जी आप भी समझिए, थिकली पॉपुलेटेड और थिनली पॉपुलेटेड। आप केवल इस बात के लिए आपको ये कह रहा हूं कि इस चीज को दृष्टिकोण में रखते हुए महासभा ने जब विधान को बनाया, हमारे विधान निर्माता कोई भी रहे हों, मैं उन सब के प्रति बड़ी सम्मान के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने के लिए, प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व करवाने के लिए जिन व्यवस्थाओं को दी है, निश्चित रूप से आपने ये कहा कि राजस्थान के 5 प्रदेश है, 5 नहीं 6 प्रदेश, 6 प्रदेश है राजस्थान में। आप मध्य राजस्थान को भूल गए। राजस्थान में आज की तारीख में 48,000 की पॉपुलेशन होती है। महाराष्ट्र के भी 1 के 3 प्रदेश हुए, विदर्भ हुआ, मुंबई हुआ और महाराष्ट्र हुआ। ये ठीक है कि महाराष्ट्र की जनसंख्या 27,000 परिवारों की है, गुजरात की जनसंख्या 17,000 परिवारों की है। राजस्थान में भी 2 स्टेट ऐसे हैं जिनकी 12-12 हजार परिवार से ऊपर की जनसंख्या है। आपने संख्या का आंकड़ा इसलिए बताया कि मुझे इस बात की आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि संयुक्त परिवारों का आंकड़ा और पारिवारिक जनगणना का आंकड़ा आज भी महाराष्ट्र प्रदेश का देश में सर्वाधिक है। सर्वाधिक संयुक्त परिवार महाराष्ट्र प्रदेश में निवास करते हैं। इसके लिए मैं तो आपको सौभाग्यशाली मानता हूं, जो प्रदेश इस दुर्भाग्य से गुजर रहे हैं कि जहां बेटे का घर अलग है, पिताजी का घर अलग है। अगर आपको लगता है मन में कि यार ये घर अलग अलग करने से उनकी सीटें बढ़ रही है, तो उस सीट से उनके दर्द की कभी तुलना कीजिए कि जहां बाप का घर अलग है, बेटे का घर अलग है। ऐसी सीटें हमको महाराष्ट्र में चाहिए नहीं। हम तो संयुक्त परिवार में भी मौज में हैं। इसलिए मैं महाराष्ट्र के सारे लोगों को खूब सारा अभिनंदन और वंदन करना चाहता हूँ। चीज़ों को सदन में जब हम रखते हैं, आम कार्यकर्ता के दिमाग में क्या आता है कि यार ये तो बड़ी डिस्क्रिमिनेंसी है, ये तो बिल्कुल ठीक तरीके से आवंटन नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है। आवंटन का आधार स्ट्रेटेजिकल है, आवंटन का आधार बिल्कुल व्यवस्थित है। इसलिए हमको इस विषय पर ध्यान रखना चाहिए। रही बात कि हमको क्या करना चाहिए, प्रदेश सभा खूब घूमती फिरती है। प्रदेश सभा ने खूब काम किया, धन संग्रह किया, सहयोग किया, कोरोना में काम किया। मेरे कई सारे पत्र भी, मैंने अभी पूछा महासभा कार्यकारी मंडल के कितने सदस्य आज की बैठक में आए हैं। मुझे ये बताया गया कि 24-25 लोग ही आए हैं। मैं आपसे, और जो 25 लोग आए हैं और जो बाकी के 90-25 आप घटा ले, जो 65 लोग नहीं आए हैं, उनसे भी विनम्रतापूर्वक ये आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि हमको महासभा के कार्यकारी मंडल का सदस्य बनाया गया है, हमको महासभा की कार्यसमिति का सदस्य बनाया गया है, तो हमारा महासभा के साथ हमारी जिला सभा और हमारी प्रदेश सभा के प्रति भी उतना ही दायित्व है। और हमको अपनी जिले और प्रदेश की बैठकों में समानांतर रूप से भाग लेना चाहिए। जो हमारे कार्यकारी मंडल के यदि सदस्य नहीं करते हैं, तो उनको पत्र लिखकर आपको सूचित करना चाहिए कि पिछली 2 बैठकों में से 2 बैठकें आप अनुपस्थित हैं। भविष्य में आपकी अनुपस्थिति आपकी कार्यकारी मंडल की सदस्यता को नन एंड वाइड कर सकती है। ये जिम्मेवारी आपकी है, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ये निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। यदि ये विषय है कि हमारे कार्यकारी मंडल के सदस्य नहीं आते हैं या हमारे कार्य समिति के पूरे सदस्य नहीं आते हैं, आजकल संगठनों में एक बीमारी है, जितने अपेक्षित संख्या है। मैंने आज सवेरे मधु जी मिले थे, मैंने आदरणीय बूब साहब आए थे, मैंने बूब साहब को पूछा, मैंने कहा बूब साहब मेरे को बैठक में आने से थोड़ी देरी होगी, मुझे 2 चीज़ों की जानकारी चाहिए। हम संघ की बैठकों में जाते हैं तो वहाँ आरएसएस की बैठक में सबसे पहले खड़ा करते हैं कि भाई फला जगह से कितने लोग आए। फिर वो पूछते हैं कि भाई आपके यहाँ से अपेक्षित संख्या कितनी थी, कि साहब अपेक्षित संख्या तो हमारे यहाँ से 100 थी, आए कितने हैं, कि 40 आए। वहीं उसकी मार्किंग हो जाती है। मान लीजिए आपके प्रत्येक जिले से अपेक्षित संख्या कितनी है, कि 22 जिलों से हमारी अपेक्षित संख्या है। उन 22 जिलों की अपेक्षित संख्या का आपके पास में अभी चार्ट तैयार हो जाना चाहिए कि मान लीजिए उदाहरणतः कि
कि रत्नागिरी से हमारे पास में 20 आदमी आने चाहिए थे, उसमें से 8 ही आदमी आए हैं, तो निश्चित रूप से हमारा वहाँ संवाद और कम्युनिकेशन की कहीं न कहीं कमी है, इसलिए लोग हमारी बैठकों में नहीं आ पा रहे हैं। आजकल बैठकों में उपस्थिति इसलिए दिखती है कि जितनी अपेक्षित की संख्या होती है उतनी ही विशेष आमंत्रितों की संख्या हो जाती है। इसलिए विशेष आमंत्रितों की संख्या होने से बैठक में भीड़ दिखती है, बैठक में लगता है कि यार कार्यकर्ता बिल्कुल पूरे जोश और ताकत से लगे हुए हैं, और जब हम रिजल्ट की तरफ बात करते हैं तो रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि दायित्ववान कार्यकर्ता को दायित्व बोध कराने के लिए आपको जामवंत की भूमिका में आना पड़ेगा। महाराष्ट्र प्रदेश के प्रत्येक कार्यकर्ता के बारे में मेरा ये मानना है, महाराष्ट्र के युवाओं के बारे में, महाराष्ट्र की महिलाओं के बारे में, जो इतने पर्टिकुलर हो सकते हैं। कल का जो इनका सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के बाद में मैं तो भौचक हो गया, मुझे लगा अनबिलीवेबल। इस तरह की प्रतिभाएं जिस प्रदेश में हैं, इस तरह के लोग, काम करने वाले लोग जिस प्रदेश में हैं, उस प्रदेश में हम रिजल्ट 100% क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि हमारे प्रदेश में हनुमान तो हर जिले में है, जामवंत की कमी है। हनुमान जी श्रापित थे, हनुमान जी में आसमान पर उड़ने की, समुद्र को लांघने की सारी क्षमताएं थी, लेकिन हनुमान जी को सूर्य भगवान का श्राप था कि जब जब तेरी ताकत की आवश्यकता पड़ेगी तुझे विस्मय की बीमारी हो जाएगी, तू भूल जाएगा कि मैं इतना ताकतवर हूँ। इसलिए जब हनुमान जी को लगा कि ये समुद्र को लांघ कर लंका को जाना है, तो जामवंत ने एक भूमिका निभाई कि हनुमान तुम्हारे पास वो ताकत है, तुम इस समुद्र को लांघ सकते हो। आपको, आपके कार्यकर्ताओं को गांव गांव, गली गली जाकर केवल चेक लेने का काम नहीं करना है, आपको उसकी ताकत का एहसास दिलाना है, उसकी ताकत का उसको संकल्प करवाना है कि अपने प्रदेश से, अपने जिले से इस काम को करना पड़ेगा। हमारा हनुमान, आज प्रदेश सभा के हनुमान कौन है? आपके जिला अध्यक्ष आपके हनुमान है, आपके जिला सेक्रेटरीज आपके हनुमान है, वहाँ की जो कार्यकारिणी है वो आपकी हनुमान है। वो महासभा की और आपकी योजनाओं को समाज के घर घर तक पहुँचाने का काम कर सकती है, उनकी शक्ति को जगाने का काम आपको करना है। ये मुझे आपसे निवेदन करना है कि महाराष्ट्र प्रदेश की जो ताकत और कार्यक्रमों में, प्रदेश के कार्यक्रमों की सूचनाएं लगातार आती है, व्हाट्सएप से भी आती है, बाकी आपके सोशल मीडिया से भी आती है, ई पत्रिका में भी आती है, महेश्वरी पत्रिका में भी आती है। एक विषय यहाँ जिम्मेदार कार्यकर्ताओं के बीच में मैं और रखना चाहता हूँ। हमारे समाज के कार्यक्रम, विशेषकर शैला जी विराजमान है, महिला संगठन भी इस विषय को मैंने कई बार पत्र के माध्यम से भी सूचित किया है, युवा संगठन को भी। एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों की आदत हो गई मेल से लेटर भेजने की, फिजिकल लेटर हम भेज नहीं पा रहे हैं, उसमें मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। फिजिकल लेटर भेजते हैं तो हमारे पदाधिकारी कहते हैं यार आजकल डाक तो हम देखते ही नहीं है, आपने मेल की क्या? तो क्या भाई साहब मेल तो की थी, तो क्या यार वो स्पैम में चली होगी, खुलना भूल गए। तो दोनों तरफ से मरण हमारा है, लेकिन फिर भी अपनी गलती को स्वीकार करते हुए मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 20 मरतबा मैंने अपने आर्टिकल्स के माध्यम से, अपने लेटर के माध्यम से, कि सामाजिक संगठनों में कार्यक्रम कैसे, सामाजिक संगठन के कार्यक्रमों की एक प्रकार और एक अनुपात तय होना चाहिए। अनुपात कैसा तय होना चाहिए? सामाजिक संगठन के 4 आयाम हैं। एक आयाम है संगठनात्मक, एक आयाम है रचनात्मक, तीसरा आयाम है भावनात्मक, और चौथा आयाम है संकेतात्मक। 4 तरह के कार्यक्रम सामाजिक संगठनों में होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल, कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्किंग, इमोशनल वर्किंग और सिंबोलिज्म। उसका परसेंटेज होता है। मैं महिला संगठन को, युवा संगठन को विशेष रूप से ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, उसका परसेंटेज क्या है? एक आइडियल वर्किंग में उसका परसेंटेज है कि हमारी 75% वर्किंग संगठनात्मक होनी चाहिए, कि हमारे संगठन को मजबूत करें, प्रत्येक परिवार को जोड़ें, प्रत्येक परिवार तक जाएं, प्रत्येक परिवार के पास पहुँचे, उसके दुख सुख में सहभागी बने और उनको निवारण करने का काम करें। इसका परसेंटेज 75 होना चाहिए। पीछे के जो 25% है उसको 3 इक्वल भागों में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें। उसमें कुछ कार्यक्रम रचनात्मक हो सकते हैं, कुछ कार्यक्रम भावात्मक हो सकते हैं और कुछ कार्यक्रम संकेतात्मक हो सकते हैं। अब आप पूछेंगे रचनात्मक कार्यक्रम में आपने झाड़ लगा दिए, पेड़ लगा दिए, आपने कुछ साफ सफाई का काम कर दिया, कहीं बैनर लगा दिए, कुछ इस तरह के काम आपने कर दिए जो लोगों को लगे कि ये कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, लाइक ब्लड डोनेशन, कोई भी इस तरह के काम कर दिए। भावनात्मक कार्यक्रम, आपने वृद्धजन सम्मान कर दिया, आपने वृद्ध पति पत्नी का सम्मान किया, कुछ ऐसे कार्यक्रम जिससे समाज से आपका इमोशनल टच हो, लाइक जैसे आपने कल सत्कार किया, चाहे महेश भूषण सत्कार किया, महेश गौरव सत्कार किया, जिससे आप उन परिवारों के साथ इमोशनली अटैच होते हैं। लेकिन इसका परसेंटेज 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता।
और तीसरा काम संकेतात्मक, सिंबोलिज्म जिसको हम कहते हैं, जो दिखाते हुए कार्यक्रम कि समाज अंदर क्या करता है लेकिन बाहर क्या दिखता है, जिससे सर्व समाज को हमारी छवि क्या जानी चाहिए। कि हम बाहर गए, हमने सिंबॉलिक कार्यक्रम किए कि आज इस रोड को हमने गोद ले लिया, हमने वहाँ महेश प्याऊ बना दी जिसमें काम 4 आने का और हल्ला 1.5 रुपए का, वो संकेतात्मक कार्यक्रम। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारा परसेंटेज उल्टा चलता है। हम सिंबॉलिक कार्यक्रम में ज़्यादा विश्वास करते हैं, हम भावनात्मक कार्यक्रम में ज़्यादा विश्वास करते हैं, और संगठनात्मक कार्यक्रम का परसेंटेज 8-10 से ऊपर हमारा जाता नहीं है। इसलिए संगठन अपने पूरे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को आप समझ लें, इस चीज़ को संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता, जितने जिला के यहाँ कार्यकर्ता आए हुए हैं, वो गांठ बांध लें। यदि हमको संगठन में जान फूंकनी है तो संगठन मंत्र के साथ हमको जान फूंकी जा सकती है। केवल सांकेतिक कार्यक्रम कि साहब हमने, मान लीजिए युवा संगठन कोई कार्यक्रम कर रहा है कि साहब हमने इतने सारे ब्लड डोनेशन कर दिए, हमने 2 लाख पेड़ लगा दिए, ये सिंबॉलिक कार्यक्रम है। हमने कितने सारे युवाओं को कनेक्ट किया, हम 1 to 1 कितने लोगों के पास जा पाए, कितने परिवारों के पास जा पाए, हमारे 22 संगठनों की क्या स्थिति है, 156 तहसीलों की क्या स्थिति है, चाहे आप युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे आप महिला संगठन की प्रदेश अध्यक्ष है। उन्होंने तो 156 तहसीलें कर ली, लेकिन आपने कितनी कितनी तहसीलें कवर की, आपने कितनी तहसीलें कवर की। उन तहसीलों का मैंने आज सवेरे एक डेटा मांगा कि मैं ये बात बड़े खेद के साथ व्यक्त करना चाहता हूँ। इसलिए व्यक्त करना चाहता हूँ, मैंने कम से कम प्रदेश सभाओं को 5 बार पत्र लिखा। मेरे कार्यालय से लगातार इस बात के लिए मेल आती रही कि हमको जिला सभा की कार्यकारिणी की सूची चाहिए, प्रदेश की नहीं। काका जी, आप मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। हमने जिला सभा को पत्र लिखा प्रदेश के माध्यम से कि हमको तहसील सभाओं की कार्यकारिणी की सूची चाहिए, लेकिन 1.5 साल हमको प्रयास करते करते हो गया। अभी तक 30% लोगों ने भी तहसील और जिला सभा की सूची उपलब्ध नहीं कराई, क्योंकि कागजी संगठन है। तहसील अध्यक्ष को खुद को ही पता नहीं है कि तहसील में कितने लोग कार्यकारिणी में हैं, जिला अध्यक्ष को खुद को पता नहीं है कि तहसीलें कितनी हैं, उसमें लोग कितने हैं और काम कितना कर रहे हैं। जो पदाधिकारी है उनको खुद को ये जानकारी नहीं है। जब तक हमारा स्टैटिक्स मजबूत नहीं होगा, ये हम क्यों इकट्ठा करना चाहते हैं। मान लीजिए महासभा किसी योजना को लागू करना चाहती है, हम अपने कार्यालय से जिला अध्यक्षों से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, हम अपने कार्यालय से तहसील अध्यक्षों को डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि भाई ये काम क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। आपके विभागीय अध्यक्षों से वगैरह, जिनके लिए आपको रोज रोज कहते हैं, उसमें आप फ्री हैं। आप वो सूची यदि हमको उपलब्ध करा दें कि हमारे पास में, मुझे प्रसन्नता होगी यदि प्रदेश के पास में भी तहसील कार्यकारिणी तक की सूची है तो। लेकिन मैं समझता हूं उपलब्ध होगी नहीं। इस बात को हमको विनम्रतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए कि 156 तहसील की, 156 तहसीलों की कार्यकारिणी की सूची हमारे पास उपलब्ध नहीं होगी। इसको ठीक करने के लिए हमको आज की कार्यकारी मंडल की बैठक में काम करना चाहिए, विचार करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। और आए हुए जितने भी जिलाध्यक्ष हैं कि भैया अपने अपने जिले की सूची भी नहीं दे सकते तो काहे के लिए जिलाध्यक्ष है। अपनी तहसीलों की सूची नहीं दे सकते तो कैसे तहसील अध्यक्ष है। जब आप डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट लोगों को जोड़ नहीं पाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं से संवाद नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से मानकर चलिए कि हम एक सशक्त संगठन के निर्माण करने में 2 कदम पीछे हटेंगे। ये मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन रहेगा। युवा संगठन क्या काम करे, महिला संगठन क्या काम करे, मैंने अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सूची भेजी, महिला संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को भी भेजी, युवा संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को भेजी। समाज के बहुत सारे वरिष्ठ लोग यहाँ विराजमान हैं, इस विषय की गंभीरता को आप जरूर समझिएगा। अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा, जाजू ट्रस्ट, आपकी प्रदेश सेवा निधि और इस तरह के सारे ट्रस्टों के माध्यम से काका जी 1539 ऐसी बहनें जिनको सौभाग्य की आज की तारीख में प्राप्ति नहीं है, ऐसी बहनों को हम सहायताएं दे रहे हैं। मैंने जाजू ट्रस्ट की बैठक में ये विषय उठाया था कि हमको 40 साल से कम उम्र की कितनी बहनें हैं, 40 से 55, हमने 3 बेंचमार्क बनाए, 25 से 40 साल, 40 से 55 वर्ष, 55 वर्ष एंड अबव, उसकी आप सूची सेग्रीगेट करिए। वो सूची जाजू ट्रस्ट ने हमको भेजी, लेकिन प्रादेशिक ट्रस्टों ने जाजू ट्रस्ट को नहीं भेजी। वो सूची क्यों चाहते हैं, इसकी आप गंभीरता को समझिएगा। महिला संगठन भी इस विषय को ले, युवा संगठन भी इस विषय को ले। क्या 25 से 40 साल तक की बहन को हमको मासिक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए? उस बहन के पुनर्विवाह के लिए महिला संगठन और युवा संगठन को काम करना चाहिए कि इसका पुनर्वास कैसे हो सकता है, इसका पुनर्विवाह कैसे हो सकता है, इसकी वापस गृहस्थाश्रम में प्रवेश कैसा हो सकता है, बजाय इसके
हमारा कार्यकर्ता कि भाऊ मैंने एप्लीकेशन भेजी, सैंक्शन ही नहीं हुई। भाऊ हमारे यहाँ की एप्लीकेशन तो बिल्कुल होनी चाहिए, ये बिल्कुल जरूरतमंद है। आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। 40 से 55 साल की जो महिलाएं हैं जिनको सौभाग्य की प्राप्ति नहीं है, महिला संगठन की ये जिम्मेवारी है कि उन महिलाओं से व्यक्तिगत आप संपर्क करें। उनमें से कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो कामकाजी बन सकती है, जो कहीं काम कर सकती है, जिनको स्वरोजगार के माध्यम से हम कहीं खड़ा कर सकते हैं। आपने इतनी सारी सिलाई मशीनें दी, इतनी सारी आटा चक्कियां दी। आपका काबरा मातो महिला सशक्तिकरण न्यास है जो रोज कहता है कि हमारे पास प्रपोजल और एप्लीकेशन नहीं आते। आप यदि ऐसे घरों में जाएंगी, उन महिलाओं को संपर्क करेंगी और आपको लगता है कि 25,000 की सिलाई मशीन दिलाने से, मैंने जोधपुर में इस उदाहरण को देखा है। एक परिवार ने मुझे कहा कि साहब उनके पति की डेथ हो गई, कहा साहब पैसे नहीं है, यदि सिलाई मशीन समाज दिला दे। मैंने हमारे जिलाध्यक्ष जी को कहा, अभी मैंने कोई 6 महीने पहले पता किया, मैंने कहा उस परिवार का वापस पता करो क्या स्थिति है। 12-13 हज़ार रुपये महीना वो महिला अपने घर में कमा रही है, उसको ऑटोमेटिक सिलाई मशीन देने से उसको जाजू ट्रस्ट की सहायता की अब आवश्यकता नहीं। हमको ये काम करने की आवश्यकता है महिला संगठन के माध्यम से, लेकिन बजाय ये काम करने के हम दूसरे कामों पर फोकस करते हैं। उन बहनों को व्यक्तिगत संपर्क पुरुष वर्ग नहीं कर सकता, वो उनसे अपने मन की बात नहीं बता सकते। मैंने कई बार पत्र लिखकर यह आग्रह किया कि जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, ये बात सार्वजनिक करने के लिए नहीं है, जिलाध्यक्ष बड़ा महत्वपूर्ण पद है, महासभा का कार्यकारी मंडल बड़ा महत्वपूर्ण पद है, युवा संगठन महिला संगठन के बड़े महत्वपूर्ण और जिम्मेवारी के पद हैं। उन लोगों को अपने अपने जिले की सूची आप उपलब्ध करें। आपके यहाँ से भी 400 बहनों को आप प्रतिमाह सहायता देते हैं। मान लीजिए एक जिले में एवरेज निकाल लेते हैं अपन, 30 सहायताएं जाती है। उन 30 बहनों से साल में 2 बार हमारा कार्यकर्ता दीपावली पर और रक्षाबंधन पर जाकर मिलता है क्या? क्या हमारे जिलाध्यक्ष की ये ड्यूटी नहीं है कि उन बहनों के पास जाकर रक्षाबंधन को राखी बंधाए, उनके लिए आधा किलो मिठाई लेकर जाए और उनको एक लिफाफा देकर आए कि आप हमारी बहन हैं और हम आपके साथ खड़े हैं? जो बार बार ये पूछते हैं कि काम क्या होना चाहिए, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो काम केवल सिंबॉलिक होने की बजाय हमको उन परिवारों तक पहुंचकर उनके दर्द की भागीदारी करने का काम करने की आवश्यकता है। ये काम करने की हमको सबसे प्राथमिक आवश्यकता है, जिस पर ध्यान देना चाहिए। आज हम उन बहनों को जिनको मासिक सहायताएं जारी है, उनका 1-1.5 साल तक वो साथ संभाल नहीं है। केवल उनमें से कोई बहन वापस फोन करती है कि हमारे तो 3 महीना का पैसा को नहीं आया, तो अपना जिलाध्यक्ष आपको फोन कर देगा कि भाऊ पैसे आ ही नहीं रहे। आप उठा के हमको फोन करोगे कि भाऊ बहुत गड़बड़ है, बिल्कुल पैसे नहीं आ रहे। अपने केवल पैसे के लेन देन के संबंध नहीं है, उस परिवार के साथ भावनात्मक संबंध जुड़ना, उस परिवार को स्वावलंबी और स्वावलंबन के साथ उसके जीवन जिलाने की जिम्मेवारी ये समाज संगठन की है। ये काम हमको करते आना चाहिए। ये काम यदि हमने किया तो निश्चित रूप से हम में से जितने भी कार्यकर्ता जिनको लगता है कि इस बार जिलाध्यक्ष ये है, अगली बार इसको पटकनी दे के मैं बन जाऊंगा, उसको बनने से पहले 17 बार ये विचार करना पड़ेगा कि केवल सिंबॉलिक जिलाध्यक्ष बनने से काम नहीं चलेगा, मुझे काम करना पड़ेगा। तो आधी जगह निर्विरोध चुनाव होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब काम होना शुरू होगा, जब आप उससे रिपोर्ट कार्ड पूछेंगे कि भैया काम क्या किया, यहाँ तुझे बताया गया क्या, कि भाऊ नहीं जा पाया, या किया क्या, भाऊ अब के सीजन बहुत जोरदार थी। इतनी जोरदार सीजन है तो पैसे कमाने में ध्यान करो, समाज के लिए चंदा चिट्ठा देने की ध्यान करो। बहुत सारे कार्यकर्ता है जो मन से काम करने के लिए तैयार है, उनको दायित्व देने की आवश्यकता है। इस चीज को भी समाज संगठन को समझने की आवश्यकता है। हमको हमेशा लगता है महासभा क्या करती है, प्रदेश सभा क्या करती है, जिला सभा क्या करती है। मैं आज आप सब कार्यकर्ताओं से, आप अपने हृदय पर हाथ रखकर ये बात करिएगा, इनको चयन किसने किया? आज मैं इस दायित्व पर हूं, आप लोगों के आशीर्वाद से हूं। ये इस दायित्व पर है, आप लोगों के आशीर्वाद से है। ये जितना भी मंच यहां सुसज्जित हुआ है, ये बाय द ग्रेस ऑफ योर ब्लेसिंग्स, आपके आशीर्वाद, आपके शुभकामना, आपके समर्थन से यहाँ है। यदि आपको पहले ही पता चल जाए कि यार श्री कृष्ण जी का हमने चयन किया, आदमी चॉइस कैरेट नहीं है, लेकिन उस वक्त के संदीप का हमने चयन किया, आदमी चॉइस कैरेट नहीं है, लेकिन उस वक्त जिस वक्त वोट देने की बारी आएगी, क्यों हमारे भैया जी को फोन आएगी यार, क्यों यार आदमी तो संदीप जी बहुत जोरदार है, पर करा कहीं यार, पार कौन पड़ा आपके भैया जी को फोन आएगी, और दबाव बहुत जबरदस्त है। और दबाव साला कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, लेकिन ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं और इस तरह की अपनी वोट की इंपॉर्टेंस करते हैं। ये जो गलत काम नेतृत्व करता है, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस,
मैं महासभा समेत आपको ये बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, यदि कोई इंक्लूडिंग ये मंच कोई गलत काम करता है, उसके अल्टीमेट जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि चयन आपने किया। चयन के वक्त यदि आपने सात्विक भाव से, निरपेक्ष भाव से चयन किया होता, अच्छे कार्यकर्ता का चयन किया होता, तो निश्चित रूप से आपकी जिला सभाएं, आपकी प्रदेश सभा और आपके सपनों की महासभा आपकी अपेक्षा के अनुरूप काम करती। ये विषय मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबको केवल एक काम होता है, महासभा, प्रदेश सभाओं में, बड़ी जिला सभाओं में चुनाव निपटा नहीं। मान लो गलती से एक्स की जगह वाई आ गया, तो वाई ने तैयारी शुरू कर दी कि एक्स को निपटाना, एक्स ने शुरू कर दी वाई को निपटाना। 3 साल एक ही काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं। हमको इस बात को समझने की आवश्यकता है, ये सामाजिक संगठन है, यहां नेता प्रतिपक्ष का कोई पद नहीं है। जहां हाउस में कुछ लोग एक पक्ष के आते हैं, कुछ लोग दूसरे पक्ष के आते हैं, वहां तो डिवीजन होता है कि ये हाँ पक्ष की लॉबी है, ये ना पक्ष की लॉबी है। यहां तो सारी अपने परिवार की लॉबी है, सभी एक तरह की लॉबी है। इसलिए सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता को गुटबाजी से ऊपर उठकर, मत संप्रदाय पंथ से ऊपर उठकर, मैंने तो अपने चुनाव में इस बात को भी अनुभव किया है कि हमारे फलाने तिलक के स्वामी जी ने फलानी जगह से फ़ोन कर दिया है। मैंने कहा यार, मैं तो ये तिलक छापे, जैकेट, इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता। आपको जो भी ठीक लगता हो, ठीक लगेगा, देंगे तो काम करेंगे। मैं तो एक बात सब जगह चुनाव में कहता था कि आपने वोट दिया और गलती से हम जीत गए तो प्रूव करेंगे, और यदि आपने नहीं दिया तो ये प्रयास करेंगे कि अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, और ये मानेंगे कि आपने प्रूव करने के लिए नहीं, इम्प्रूव करने के लिए मतदान किया। आपको, इन कार्यकर्ताओं को, यदि हमारे पास में 2 घंटे का ही एजेंडा है, हमको लगता है कि 2 घंटे में 300-300, 400-400 किलोमीटर से चल के कार्यकर्ता आता है, भव्य सांस्कृतिक समारोह देखता है, सुबह जम के नाश्ता करता है, दोपहर में निंद्रासन करके उसके बाद में वापस चाय पान का कार्यक्रम करता है। 2 घंटे का प्रशिक्षण शिविर रखिए कि कार्यकर्ता को क्या करना, क्या नहीं करना। हमको कार्यकर्ता को एजुकेट करने का कोई प्रशिक्षण शिविर, आपके प्रदेश से तो पूरे देश भर में प्रशिक्षण के लिए कार्यकर्ता जाते हैं, हमको भी 1 घंटे का इस तरह का कोई प्रशिक्षण का कार्यक्रम हमको जरूर रखना चाहिए। इस तरह के काम को हमको जरूर प्रयास करना चाहिए। महिला संगठन, युवा संगठन, कैरियर गाइडेंस को लेके आपके दरक साहब पूरे देश भर में ये कार्यक्रम करते हैं, जिनकी पूरे देश भर में ख्याति है तो ये महाराष्ट्र प्रोफेशनल सेल के प्रमुख, लेकिन अखिल भारतीय दायित्व इनका स्वतः स्फुटित हो गया। किसी को वो कई बार है, हाँ, मैं जैसे सिंह के नीचे लिखा हुआ होता है दरक साहब, स्वमेव मृगेंद्रता, उसका कारण कभी आपने समझा? सिंह के लिए कोई टेरिटरी निर्धारित नहीं होती है, इसलिए उसके नीचे लिखा हुआ होता है स्वमेव मृगेंद्रता, कि उसकी टेरिटरी जहां तक वो जाएगा, जहां तक वो शिकार कर सकता है, राज कर सकता है, इसलिए वो स्वमेव मृगेंद्रता है। हमारे ये दरक जी स्वमेव मृगेंद्रता है, ये अखिल भारतीय प्रोफेशनल सेल के चेयरमैन हो गए क्योंकि इन्होंने काम किया। आज आपकी युवा संगठन यदि ये तय कर ले कि हर एक जिले में हम इनके माध्यम से कार्यक्रम कराएंगे, बड़े कार्यक्रम करवाएंगे, किसने मना किया? हम कैरियर गाइडेंस के लिए काम करेंगे, किसने मना किया? हमको लगता है युवा संगठन क्या करे। मैंने इतनी सारी बातें आपको कही है, केवल कहने के लिए नहीं कही है। 1-2 सत्रों तक आदरणीय अशोक बंग जी, विमला जी, इन्होंने विचार परिवर्तन के लिए टॉक शो के माध्यम से काम किया। हमने सामाजिक क्रांति यदि कहीं लानी है, सामाजिक सोच में, चिंतन में परिवर्तन यदि कहीं लाना है, उसके लिए सबसे पहले आपके माइंडसेट को चेंज करने की आवश्यकता है, आपके परिवार के माइंडसेट को चेंज करने की आवश्यकता है, आपके वर्किंग पैटर्न को चेंज करने की आवश्यकता है। और इस चेंज करने का सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट है वो डायलॉग है। यदि आप संवाद नहीं करेंगे तो आप में परिवर्तन नहीं आ सकता। संवाद करने के लिए प्रदेश सभा, जिले स्तर पर अगली कार्यकारिणी बैठक से पहले आप 10,000 का सम्मेलन करिए, 20,000 का करिए, अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन करिए। मेरी दिल से शुभकामनाएं, जहां आप बुलाओगे वहां सब जगह आऊंगा, लेकिन उस बैठक में मैं इन सारी चीज़ों पर सबका रिपोर्ट कार्ड पूछूंगा कि जितनी जितनी चीज़ें मैं कहकर गया हूं वो केवल मेरा भाषण ही था। हमारे यहाँ हम सब धार्मिक लोग हैं और धर्म को खूब मानते हैं, और मानने का मतलब है हमारे बारे में जितने अच्छे संत महात्मा हैं वो सब कहते हैं महेश्वरी समाज बहुत जोरदार है। मेरे भी बहुत सारे साधु संत, जिसमें से 2-4 तो हम साथ में खेले हुए हैं, कबड्डी खेली है। तो आपके यहाँ भी वो एक संत तो हमारे बहुत प्रसिद्ध है, पूरे महाराष्ट्र विदर्भ में आते हैं, तो हम एक ही शाखा के स्वयंसेवक होते थे।
तो कई बार चर्चा होती है कि महाराज जी आपका क्या अनुभव है कि यार आपके समाज एक तो बहुत ही दानवीर समाज है, बहुत धर्मनिरू समाज है, तिलक भी लगाता है, महिलाएं भी बड़ी संस्कारिक, बच्चे भी आकर धूप लगाते हैं। मैंने कहा महाराज इसके बाद का क्या ऑब्जर्वेशन है? अच्छे श्रोता है। मैंने कहा महाराज इसके बाद का क्या ऑब्जर्वेशन है? क्यों अच्छे कृतित्व करने वाले नहीं हैं। श्रोता श्रोता है, सुनते सबकी है लेकिन करते अपने मन की है। ये महेश्वरी समाज की एक विशेषता और है। मैं कितनी भी बात कहूँ लेकिन मैं आपके इस श्रोतापने को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि आपने मेरी बात को जितना गंभीरता से सुना है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको उतना ही गंभीरता से मानेंगे, मनन करेंगे। जय महेश, जय स्वदेश।